देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो है भाजपा ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया था। हालांकि कांग्रेस उससे पहले अपनी 7 गारंटियों के साथ में मैदान में थी। और जो 7 गारंटियां थी उन 7 गारंटियों को काउंटर करते हुए उसको काउंटर करने में बहुत समय लगा भाजपा को, और जो वो संकल्प पत्र लेके आई वो संकल्प पत्र बेसिकली उनके पास कोई जवाब बचा नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कांग्रेस ने अपने 7 गारंटियों में कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, और कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम फला कैटेगरी को देंगे, मतलब सिर्फ उज्ज्वला को देंगे या गरीबों को देंगे। कांग्रेस ने ये कहा कि हम इसको मध्यम वर्ग तक ले जाने की कोशिश करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर परिवारों की उन्होंने बात की, जहां तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। तो अब उसके काउंटर में भाजपा बोलती है हम 450 रुपया सिलेंडर देंगे, और वो सिलेंडर किसको देंगे? उज्ज्वला वाले लोगों को देंगे। लेकिन आप ये देखिए इसमें कितना मतलब यहाँ पे कितना डिप्लोमेटिक चीज इन्होंने की थी कि उज्ज्वला योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। अगर उज्ज्वला वालों को आपको 450 रुपए में सिलेंडर देना है तो आप फिर सिर्फ राजस्थान को क्यों दोगे? राजस्थान के इलेक्शन की ही आपको इंतजार क्यों है? यहाँ ही सत्ता बनने का इंतजार क्यों है? केंद्र में आपकी सरकार है, आप तुरंत घोषणा कर दो कि सारे पूरे देश में जो भी उज्ज्वला के कनेक्शंस हैं उनको 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। कौन रोक रहा है? फिर दूसरी इन्होंने एक बात की कि ये जो किसान निधि की बात की। किसान निधि में इन्होंने कहा कि हम जो है 12,000 रुपया अब इनको साल का देंगे। अब आप ये देखिए कि जो किसान निधि है फिर से केंद्र की योजना है, उसको चाहे तो ये देश भर में आज भी लागू कर सकते हैं। ये भी एक चुनावी स्टंट है राजस्थान के लिए, जबकि राजस्थान की सरकार तो 1,800 रुपए महीना बिजली जो है किसानों को मुफ्त देने की भी बात ऑलरेडी कर चुकी है। उसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन आती है तो उसमें जो वृद्ध किसान है उनको भी पेंशन मिल रही है 1,000 रुपया महीना, यानी 12,000 रुपया महीना ऑलरेडी वृद्ध किसान के पॉकेट में राजस्थान सरकार की तरफ से जा रहा है। ये तो वो है जो चीजें हो रही। फिर ये एक तरफ कहते हैं कि हम हर जिले के अंदर महिला थाना खोलेंगे। अब इनकी पता नहीं रिसर्च टीम कैसी है, मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि राजस्थान में जो रहता है वो जानता है कि हर जिले में ऑलरेडी महिला थाना है। दूसरा इन्होंने कहा है महिला सुरक्षा को लेके कि हम रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। अब ये रोमियो स्क्वाड इनका यूपी के इलेक्शन के टाइम से एक जुमला आया हुआ है, रोमियो स्क्वाड। लेकिन कहानी यहाँ पे भी ये है कि राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी निर्भया स्क्वाड बनाए हुए हैं, तो आप नया क्या बनाओगे? आप आकर के सिर्फ नाम चेंज करने वाली ही बात होगी। और तीसरी मतलब एक जो सबसे मुझे हास्यास्पद चीज लगी इनकी कि राजस्थान सरकार एक तरफ ओपीएस की बात कर रही देने की बात की, उन्होंने दे दी। मतलब हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य बना राजस्थान जो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जिसने दी। अब इससे आगे बढ़ करके राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो हम ओपीएस कानून बनाएंगे। कानून बनाने का कारण से फायदा ये है कि सरकारें कोई भी आए भविष्य में भी तो उसको फिर बदलना उतना आसान या उसको रिवोक करना उतना आसान नहीं रहेगा। उसके साथ बिल्कुल। साथ राजस्थान में जैसे राइट टू हेल्थ राजस्थान सरकार गहलोत सरकार की एक उपलब्धि। हाँ, अब आप ये देखिए इसमें उन्होंने एक चीज और है कि आरजीएचएस भी जोड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ। आरजीएचएस जो है वो हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और ये कैशलेस स्कीम है, अनलिमिटेड स्कीम है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक उन्होंने लगा दिया 5 लाख का, या कुछ एक सीमा लगा दी। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए, आप हॉस्पिटल से दवा लीजिए, आप हॉस्पिटल के बाहर से दवा दीजिए, आपका सब कुछ कैशलेस होना है। तो और मैं इसकी मतलब मैंने तो इसको एक्सपीरियंस किया अपनी माता के कैंसर के इलाज के दौरान। और मैंने सिर्फ अपना ही इसका एक्सपीरियंस नहीं किया, जो लाइनों में लगे हुए लोग होते थे जो सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस की, उनको भी मैंने एक्सपीरियंस किया। अब यहाँ पे बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी ये कह रही है कि हम इन सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान से जोड़ेंगे। अब आयुष्मान जो योजना है वो मात्र 5 लाख रुपए की योजना है, उसमें ना ओपीडी फ्री है ना दवाइयां फ्री है। तो एक व्यक्ति जिसको आरजीएचएस ऑलरेडी मिल रखा है वो आयुष्मान के लिए क्यों जाए भाई? तो आप ये देखिए इनके पास सच में कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये कभी क्या करते हैं, कभी इनको कराची याद आता है, कभी लाहौर याद आता है। हिंदुस्तान मतलब राजस्थान में अभी तक पाकिस्तान नहीं याद आया, लेकिन कराची लाहौर इनके लोग बोल चुके, झूठ बोल रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ने
बायतू एक जगह है यहाँ से, जोधपुर डिवीजन में जो बाड़मेर है जिला, उसके अंदर बायतू है। बायतू में सार्वजनिक मंच पे ये बात कही कि जी राजस्थान सरकार ने लंपी जब महामारी आई थी तो गायों को कष्ट में छोड़ दिया। और ये मैं बड़ी ईमान मतलब बढ़ती जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि ये बात जो कही प्रधानमंत्री जी ने, वो सार्वजनिक मंच से झूठ कहा। और झूठ इसलिए है क्योंकि राजस्थान पहला राज्य है जिसने 40,000 रुपया जिस किसी भी पशुपालक का पशु मरा लंपी रोग से, उसके खाते में डाला है। और पहला राज्य बना ऐसा जिसने 40,000 रुपया मुआवजा पशु के मरने पे दिया लंपी रोग से। दूसरी चीज कि यह पहला राज्य है जिसने अपने विधायकों को इस बात की छूट दी कि आप जो है अपने विधायक निधि में से जो भी इस लंपी रोग के लिए करना चाहते हैं आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा और पत्र लिख के ये कहा कि लंपी को महामारी घोषित कीजिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया वो तो सब जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब खुद ने कुछ नहीं किया और उसके बाद यहाँ पे खड़े होकर आप झूठा झूठा आरोप लगा रहे हो कि राजस्थान सरकार ने लंपी में गायों को कष्ट में छोड़ दिया, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय धर्म के नाम पे बरगलाने या जाति के नाम पे बरगलाने या फिर ये झूठी अफवाहें फैला करके माहौल खराब करें। ऐसा नहीं है कि विधायकों के टिकट नहीं कटे, करीबन 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। 99 विधायक थे कांग्रेस के पास, ज्यादा तो थे भी नहीं, उसमें से भी 20 के लगभग कटे हैं। आज मैं जहाँ गई थी बेड़ मतलब जिस जगह पे मैं गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं भूल रही हूँ, पर वहां पे भी जो पिछली बार जो विधायक थे प्रेजेंट उनका सिटिंग विधायक का टिकट कट के किसी और को मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं कटे, हो सकता है लोग जितना कटवाना चाह रहे थे कि इतने काट दो वो ना हुआ हो, लेकिन ऐसा है कि विधायकों के टिकट कटे हुए, इवन बड़े नेताओं के भी टिकट कटे हैं, महेश जोशी जी के टिकट कटा है। तो ऐसा नहीं है, टिकट कटे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए कुछ लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार जीवन और मरण का प्रश्न है। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछिए, उसके लिए ओपीएस उसके वृद्धावस्था की एक तरह से सुरक्षा गारंटी है ना। मैं तो खुद हमारे यहाँ तो न्यू एजुकेशन न्यू एजुकेशन कह रही हूँ, न्यू पेंशन स्कीम है, तो उसमें हम जान रहे हैं कि हमारा बुढ़ापे में कुछ नहीं होना, हमको पहले से बचा बचा के रखना पड़ेगा या जो मिलेगा उससे हमें काम चलाना पड़ेगा। पर ये जो ओपीएस है वो सुरक्षा गारंटी है और वो मिल रही है। तो आप ये देखिए, मैं कई सरकारी कर्मचारियों से मिली हूँ जिनका मतलब वो तो ये देख ही नहीं रहे कांग्रेस बीजेपी, उनको ये लग रहा है कि भाई इस सरकार को बचाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है जैसे ही, क्योंकि पर मैम उसमें उन्होंने ये मान लिया है, पर उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि ये तो गहलोत सरकार ने कर दिया है। आप देखिए सरकारी कर्मचारियों में आपको जो है ना वो, आप सोचिए कि अभी तो अनाउंस किया है ना सिर्फ, और यहाँ पे लागू भी कर दिया है उन्होंने, पर ये लागू अगली सरकार कंटिन्यू करेगी नहीं, ये सब जानते हैं। भाई भाजपा तो जब राजस्थान में पहली बार जब ओपीएस आया था, भाजपा ने उस समय विरोध किया था। निर्मला सीतारमण के बयान उठा के पढ़ लीजिए, उनकी क्या राय है ओपीएस को लेकर के। लेकिन मोदी ने ये बोला कि हम वो सारी घोषणाएं जो हैं देखिए जो है हम उसे लागू करेंगे। हाँ लागू रखेंगे, तो उसने योजनाओं के लिए कहा है, उसने ओपीएस के लिए नहीं कहा है। एक सेंटेंस नहीं कहा, अगर ओपीएस उन्हें लाना होता तो वो केंद्र में ही ले आते ना। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है जो भी मिलता है, राज्य में तो बाद में पहुंचता है। उनको लाना होता तो हम ही लोगों को मिल गया होता अब तक ओपीएस, हमें तो आज तक नहीं मिला। अभी तो उन्होंने इतना उन पे जब दबाव पड़ा है तो आयोग बनाया है उन्होंने फिर से कि क्या करना चाहिए ओपीएस, या वो भी बरगलाने वाली बात है, आयोग बना के छोड़ दिया, वो क्या निर्णय देगा और क्या ये करेंगे उसका भगवान मालिक है। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कर्मचारी है वो, मेरे घर में तो सारे कर्मचारी है ना, तो इसलिए मैं जानती हूँ, और मेरे मित्र भी सारे कर्मचारी हैं यहाँ पे, उनको मैं बात करते हुए देखती हूँ ना, तो उनको मालूम है कि उनके सारी चीजें, आप सोचो ना, उनको आरजीएचएस से हटा करके तो वो जो है आयुष्मान में जोड़ने की बात कर रहे हैं, कहाँ देने की बात कर रहे हैं आप बताइए ना। सिर्फ ये कह देना मोदी जी का कि योजनाएं लागू रहेगी, उस बात की कितनी गारंटी है जो आदमी खुले मंच पे झूठ बोल रहा है कि लंपी के समय आपने कष्ट में छोड़ दिया।
उस आदमी की बात का क्या भरोसा है, आप मुझे बताइए एक बार सरकार में आने के बाद। तो लेकिन जनता जनता जानती लेकिन है, चैनिका, समझदार है। जनता रही इस फॉर्म में बात, सोच रही है क्या? बिल्कुल जनता इस सोच रहे फॉर्म हैं, में वो सोच रही है सोच क्या रहे हैं। आप आखिर? ये देखिए प्रॉब्लम पता है कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ से जो है बगावत है, ठीक है ना, लेकिन लोग कांग्रेस की बगावत को ज्यादा बड़ा देख रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि आप ये देखोगे कि भाजपा की जो बगावत है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ी है। बार बार सब लोग जो है कांग्रेस के दो नेताओं का नाम लेकर के खूब उसको वो करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तो झगड़ा है। झगड़ा, असली झगड़ा तो बीजेपी में है भाई। आप यहाँ तो सिर्फ दो ही नाम लेते हो, वहां देखो सीपी जोशी जी के जिले में क्या हो रहा है। पूरा का पूरा जिला बिखरा पड़ा है। खुद उनके जीतने हारने के लाले पड़े हुए हैं सीपी जोशी के, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनके कार्यकर्ताओं ने ही उनकी शव यात्रा मैं ये निकाल कह दी। रही हूँ कि वो अज्ञात जो हैं विधायक, जिनकी टिकट काट करके उन्होंने भैरव सिंह जी के दामाद जी को वहां पे भेजा है, वहां क्या हालत है सब जान रहे हैं। पूरा जिला भर जो है भाजपा का विरोध में खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पूनिया जी अलग दावेदारी कर रहे हैं, सीएम बनने के वो अलग दावेदार हैं। इधर गजेंद्र सिंह जी तो है ही सबसे बड़े दावेदार, उन्होंने तो सरकार तक गिराने के लिए कोशिश करके देख ली कि गिर जाए तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। फिर आप ये देखो कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो सबसे बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, उनकी हालत क्या कर रखी है। आप सोचो कि उनका संकल्प पत्र जब जारी हो रहा है, अगर पता नहीं आपने वीडियो देखा या नहीं देखा संजीव जी, वो देखा। उनके हाथ से ले लिया भाई। इतना भी रिस्पेक्ट नहीं कि भाई आपका 2 बार का सीएम, 3 बार का सीएम वहां खड़ा है और आप उसके हाथ में बैलेट दे दो। महिला भी है, सीएम भी रह चुकी है, उसको दे दो। उसके हाथ से ले लिया, बाद में आप पीछे से ला करके दे रहे हैं। और उसके बाद वसुंधरा जी ने उस पत्र को पकड़ा कैसे, ऐसे नीचे लटका के रखा। उन्होंने ऐसे लेके खड़ी भी नहीं हुई, वो उन्होंने अपनी नाराजगी वही मंच पे दिखा दी। तो ये सोचना कि कांग्रेस के अंदर बहुत बगावत है, कांग्रेस में नाराजगी, जबकि कांग्रेस में तो नाराजगी दिख नहीं रही सामने अब। आज भी संकल्प पत्र में सारे बड़े नेता एक साथ खड़े हुए थे, इवन सचिन पायलट भी वहीं थे और अशोक गहलोत भी वहीं थे। तो ऐसा नहीं है, भाजपा के लेकिन अंदर इन सब ज्यादा के बड़ी बीच में बगावत और ज्यादा बागी है उनके। देखिए, चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, जो दोनों तरफ भी कई बार उनके भी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी। दूसरी तरफ इस तरह के जो बगावत होते हैं उसके भी अपने मसले होते हैं। लेकिन अंततः जो चुनाव होता है जनता के बीच में, वो नैरेटिव के बल पे होता है। और नैरेटिव में निश्चित तौर पे यदि घोषणाओं की आज बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ ओपीएस, आपके यहाँ चिरंजीवी योजना, और आपके यहाँ से ये जो होने वाला ये सिलेंडर वाला जो प्रसंग है। दूसरी सिलेंडर के तरफ अलावा आप देखो ना संजीव जी, किसानों के लिए क्या कहा है। किसानों को 2 लाख का बिना ब्याज का ऋण, इवन किसानों को ही नहीं। अभी देखिए कि यहाँ तो सिर्फ 2 व्यापारियों के बारे में सोच रही है सरकार, वहां पे मंझोले व्यापारियों के बारे में पहली बार घोषणा पत्र में कुछ आया है। मंझोले व्यापारियों को ये कहा गया है कि 5 लाख तक का जो ऋण है उनको बिना ब्याज के दिया जाएगा, और किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे उनके लिए भी व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनेगा। तो वो सबके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के झूठ सच के जो भाषण होते हैं, झूठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, कई जगह झूठ वाले प्रसंग आ चुके हैं, आज भी बातचीत में हो रही है। वो जनता के बीच में, देखिए मेरा एक अनुभव था, मैं उस समय बहुत कॉलेज डेज में था, और एक चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे परिचित मित्र थे, उनके साथ घूम रहे थे। नफेड वाला जो प्याज का प्रसंग था, प्याज बहुत महंगा हो गया था और कई सारी चीजें। अजीत सिंह उस समय नफेड के चेयरपर्सन हुआ था। केंद्र सरकार दोषी थी और भारतीय जनता पार्टी का ही बंदा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो जनता के बीच जाकर बात करता था कि देखिए महंगाई जो है, प्याज आपको, तो प्याज आपकी थाली से छीन लिया है। वो लालू प्रसाद आरजेडी के खिलाफ बात जाती थी। तो जो उन्होंने कलाकारी की मोदी जी ने, वो पेट्रोल को लेकर के, कि बात महंगाई की जहां से होनी चाहिए, तो उस तरह का प्रसंग है, दलितों के उत्पीड़न का प्रसंग है, महिलाओं के उत्पीड़न का प्रसंग है, ये सारी जिम्मेवारी तो गहलोत जी के ऊपर ही जाती है। इस नैरेटिव से कैसे काउंटर होगा? एक तरफ पीएम की बात जो नीचे तक मीडिया भी पहुंचाती है, लगातार आप देख रही हैं सर्वे एजेंसियां कह रही हैं कि जनता धीरे धीरे खुद राहुल गांधी ने कह दिया कि वहां टफ फाइट है। चैनिका, वो बहुत पहले का स्टेटमेंट है संजीव जी, वो जो टफ जी फाइट वाला स्टेटमेंट है वो बहुत पुराना स्टेटमेंट है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही जब तारानगर
जब आए थे राहुल जी, तो उस समय जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मीडिया फिर उनसे वही पूछ रही थी, आपके यहाँ सब एक है क्या, मतलब वही जो एक हमेशा का सवाल होता है, तब उन्होंने कहा था हम साथ दिख ही नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली में साथ हैं और साथ लड़ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। ये राहुल जी का अभी एक हफ्ते पहले का स्टेटमेंट है। और दूसरी चीज आप ये देखो कि आप नैरेटिव की जो बात कह रहे हो, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि नैरेटिव जो है बहुत काम करता है। नैरेटिव काम करता है इसीलिए जो है मेरे जैसे लोगों को डिविजनल हेडक्वार्टर पे बिठा दिया गया है कि भाई कोई भी बात आए तो आप उसका काउंटर कीजिए। जैसे ही बात आई थी इनकी, जैसे ही मोदी जी का स्टेटमेंट हुआ, वैसे ही मैंने प्रेस रिलीज जारी की, जितने मीडिया ग्रुप में सब में डाला, कईयों ने छापा भी उसको। तो जितने ग्रुप्स में अगर वो जाएगी बात तो वो स्प्रेड होती, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैंने वहां पे बोला कि भाई ये हो रहा है। और आप ये देखिए कि ये नैरेटिव में के चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया, बोलते हैं कि 40,000 रुपए नहीं आए। जैसे उन्होंने बोला 40,000 रुपए नहीं आए, वैसे ही 4 दूसरे पत्रकारों ने हाथ खड़ा करके बोला नहीं नहीं नहीं, आए हैं भाई, पैसे मुझे भी मिले हैं। तो वही काउंटर हो रहा है। तो और मैं इसीलिए मैंने जो है छोटी जगहों पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। शहरों में तो सभी करते हैं, जोधपुर हेडक्वार्टर पे, मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इवन विधानसभाओं में जो छोटे पत्रकार हैं उनके बीच में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो नैरेटिव तो सेट करना पड़ेगा। और बाकी आप ये देखिए कि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा नैरेटिव डालने की कोशिश कर रही है। इवन मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से गहलोत साहब के जो वॉइस रिकॉर्ड कॉल्स भी जो लोगों के पास जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करेंगे। इतने सारे लोग जो आ रहे हैं, सभाएं जो हो रही हैं या छोटी छोटी सभाएं भी हो रही है, वहां पे भी नैरेटिव सेट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बात सामने नहीं पहुंच रही। अब ज्यादा आसान है बातें पहुंचाना, क्योंकि पहले सिर्फ मोदी जी इन सब चीजों को इस्तेमाल करते थे, अब दूसरे भी उसका इस्तेमाल अच्छे से जानते हैं कि भैया इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने नेगेटिव किया, हम उसका पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, वैसा नहीं है कि हम बैठे हैं। तो नैरेटिव पे तो पूरी दुनिया कायम है राजनीति की, कि एक बार आपने कोई नैरेटिव बना दिया तो उसको तोड़ने में फिर सालों लगते हैं। तो ये तो चुनाव की बात है। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये नैरेटिव है, इसीलिए उसमें ओपीएस कानून बनाया जाएगा भी डाला 7 गारंटी में, ये दिखाने के लिए कि भैया अगर कानून नहीं बना तो सरकार बदलने पे आपका ओपीएस जा सकता है, नहीं तो नहीं डालते ना 7 गारंटी में। पर अभी देखो नैरेटिव सेट करने की इन्होंने कोशिश की। कन्हैया लाल की बात की इन्होंने शुरू में आकर के, हाँ जी, चुप हो। हाँ हाँ, कन्हैया लाल की बात की। कन्हैया लाल की जैसे ही इन्होंने बात की तो इनको बैकफुट पे क्यों आए, क्यों आप कन्हैया लाल का नाम ले रहे? उसके भी कारण है। इसका कारण ये है कि कन्हैया लाल की जांच तो एनआईए के पास है, राष्ट्रीय एजेंसी कर रही है ना। और नेक्स्ट डे उसके बेटे ने इंटरव्यू भी दे दिया कि भाई मेरे बाप का नाम न लिया जाए, उनके अपराधियों को आप सजा सुनाइए पहले, ठीक है, और मैं जब तक बाल नहीं कटाऊंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, तो उसने वो ले रखे हैं। यहाँ गहलोत साहब ने बहुत ही हाँ, और आप ये ऑफेंसिव देखिए कि जबकि राजस्थान सरकार ने तो फैमिली में नौकरी भी दी, मुआवजा भी दिया। केंद्र हाँ जी, सरकार हाँ ने जी, क्या किया भाई कन्हैया लाल के लिए? आपके पास तो जांच एजेंसी आपकी जांच कर रही है, वो उसकी जांच कहाँ तक पहुंची यही बता दो भाई। तो मैं ये कह रही हूँ, वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कई तरीके से कर रहे हैं, पर उनका मामला फिट बैठ नहीं रहा है। और रही बात कैंडिडेट बेस की, तो उसमें आप ये देखो कि अभी ना बहुत सारे लोगों के अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। जब आपका इंटरेस्ट जुड़ जाता है, जैसे मैंने कर्मचारियों का नाम लिया कि भी कर्मचारियों का इंटरेस्ट जुड़ गया है। अभी मुझे कल कौन कह रहा था कि वहां पे जो है जाट जो है, कर्मचारी जाट जो है वो 5,000 है, लेकिन वो इस बार, पिछली बार उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ गए थे, पर इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि उनको यह है कि भैया कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, नहीं तो ओपीएस जाएगी। तो असर पड़ता है जब आपका अपना निजी स्वार्थ जुड़ जाता है, आपका निजी मतलब आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो फिर उसका फर्क पड़ता है। और रही बात भीतरघात की, तो भीतरघात तो भैया उधर भी बहुत है। जो काम है वो बोल रहा है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, और हर वर्ग के लिए बोल रहा है। मतलब आप ये देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है उसको भी प्राइवेट स्कूलों में भी ले जाने की बात की गई है संकल्प में, अपना घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस के, कि 12वीं तक की जो एजुकेशन फ्री होती है सरकारी स्कूलों में, उसको प्राइवेट स्कूलों में भी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर बात की गई है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो राजीव गांधी इन्होंने स्कॉलरशिप निकाली है,
जो विदेश भेजने की बात हुई है बच्चों को, कि विदेश पढ़ने जो बच्चे जाएंगे, मतलब हायर एजुकेशन में भी और आपके ग्रेजुएशन के लिए भी जो भी बच्चे जाएंगे, उनके आने जाने का किराया, उनका लिविंग का किराया, मतलब उनका जो वहाँ पे रहने का खर्चा आएगा, प्लस उनकी ट्यूशन फीस सरकार पे करेगी। अब आप ये देखिए, इसमें आज की डेट में तो हो सकता है कि वो बच्चे ज्यादा लाभान्वित हो जो अंग्रेजी माध्यम से अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ करके निकले, पर भविष्य में ऐसा ना हो, सबको बराबरी का मौका मिले, इसके लिए आप जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल भी लेकर के आ रहे हैं। तो चीजें सब जगह पे हो रही है। इन्होंने ये जो स्कूटी की बात की, जैसे महिलाओं को भाजपा ने, तो स्कूटी तो ऑलरेडी दी जा रही है, भाजपा क्या नया क्या देगी? तो गहलोत सरकार ने ऑलरेडी 30,000 छात्राओं को स्कूटी दी है। अब लैपटॉप और टैबलेट की भी बात की, तो ऐसा कोई तबका छोड़ा नहीं सरकार ने। वो है कि यहाँ आकर के महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उसको पैरोल पे छोड़ते हैं, गुजरात के अंदर बलात्कारियों को रिलीज करते हैं, मालाएं बनाते हैं, आपके ब्रिजभूषण के हक को जो है आप बचा करके रखते हो, और यहाँ पे आके महिला सुरक्षा की बात करते हो। ब्रिजभूषण के खिलाफ बोलने का दंड कपिल देव को मिल गया, उनको बुलाया नहीं गया वो हाँ जी, होने के बाद। कहा तो ये भी जा रहा है, ये बोला जा रहा है, बिल्कुल बोला जा रहा है। और ब्रिजभूषण का रिसेंट वो जो वीडियो आया है वो तो बहुत ही वाहियात है, जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया, फिर मैंने नकल की, वो भी धमका करके अपने सहपाठी को। तो इस पे तो बल्कि केस बन जाना चाहिए कि आप नकल करके पास हुए हो क्या। तो खैर, मैं ये कह रही हूँ कि राजस्थान में तो ये हुआ है कि जो लंबित मामलों की दर है, जो पहले 50% से ऊपर हुआ करती थी महिला अपराध के संबंध में, वो भी 11% हो गई है। तो इससे पता लगता है कि सरकार वहां कार्यवाही कर रही है।